राधानगर नाम का एक राज्य था जहाँ के महाराज सुदर्शन बहुत ही उदार दिल और प्रजा का ख्याल रखने वाले इंसान थे। लेकिन महाराज की कोई संतान नहीं थी। जब भी महाराज के मन की स्थिति खराब होती थी तो वो शिकार करने के लिए जंगल में अपने कुछ साथियों को लेकर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन महाराज शिकार करने के लिए निकलते हैं। घोड़े पर बैठकर वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे, जहाँ महाराज को एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वो देख महाराज सैनिक से, पता करो यहाँ पर आश्रम किसने बनवाया है। जो आज्ञा महाराज। सैनिक वहाँ से आश्रम के अंदर जाता है और सारी जानकारी लेकर महाराज के पास आता है और महाराज से, महाराज ये आश्रम किसी ऋषि आगाज जी का है जो एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। अच्छा, तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। अब महाराज ऋषि मुनि से मिलने के लिए उनके आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनसे आशीष लेते हैं। वो ऋषि एक सिद्ध पुरुष थे, तो उन्हें महाराज के अंदर की बेचैनी झट से पता चल जाती है। वो महाराज से, राजन ये प्रसाद लो और तुम घर जाकर ये प्रसाद अपनी पत्नी को खिला देना। इस प्रसाद के कारण तुम्हारे राज्य के लिए तुम्हें 6 वारिस मिल जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, तुम और तुम्हारी पत्नी कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। राज्य के हर एक आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास सब कुछ आ जाने के बाद भी तुम सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जियोगे, हर इंसान को एक समान स्थान दोगे। जी ऋषिवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा आपके कहे हुए रास्ते पर ही चलूंगा। अब महाराज ऋषि का आशीष लेकर महल वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी उर्मिला को घटी सारी घटनाएं बताते हैं। और उस ऋषि का दिया प्रसाद खाने के बाद महारानी उर्मिला कुछ ही सालों में 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म देती है। अब वो सभी धीरे धीरे बड़े होते हैं। महाराज की दिन ब दिन प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी। उसके पुत्र अब राज्य संभालने की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दूर देश में चले जाते हैं। यहाँ महाराज सुदर्शन की पत्नी उर्मिला को अपने पति की प्रतिष्ठा पर गर्व होने लगा था। अब वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझने लगी थी, तो सभी दास दासियां महारानी से बात करने से भी डरने लगी थी। अब एक दिन महाराज ऋषि की कोई बात भूले तो नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि भिखारी का रूप लेकर महाराज सुदर्शन के राज्य में आते हैं और महल के सामने आकर एक सैनिक से, भाई मुझे महाराज जी से मिलना है। तुम जो भी हो इस राज्य में नए नजर आ रहे हो भाई। कौन हो तुम? मैं वही हूँ बेटा, जिसके प्रसाद के कारण तुम्हारी रानी को 6 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। क्या पागल तो नहीं हुए तुम? तुम्हें देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि तुम एक भिखारी हो। देखो बेटा, किसी के पहनावे से तुम उसकी पहचान तो नहीं कर सकते ना। तभी महारानी जी बाहर से अपनी सहेलियों के साथ डोली में बैठकर आ रही थी। ये देख सैनिक उस ऋषि से, महाशय आप यहाँ पीछे आ जाइए, मैं आपकी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पीछे आ जाइए, महारानी जी आ रही है। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मैं महाराज से बाद में मिल लूंगा। पहले तो मैं महारानी जी से ही मिलना चाहता हूँ। भिखारी जैसे दिखने वाले ऋषि को देखते ही महारानी डोली से बाहर निकलती है और ऋषि से, अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। महारानी की यह बात सुनकर ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ऋषि अपने असली रूप में आ जाते हैं और असली रूप में आकर महारानी से, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड आ चुका है महारानी। याद रखना, अगर मेरी कृपा से तुम निपुत्रिक से पुत्रिक हो सकती हो तो मेरे श्राप से तुम्हारी ये सारी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। तुम्हारी ये जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरी ये बातें याद रखना। ऋषि की ये बात सुनकर महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप से, बड़ा आया मुझे शाप देने वाला। अब वो सैनिक से, सैनिक इसे इस राज्य से बाहर निकाल दो। अगर आगे से ये इस राज्य में नजर भी आया तो याद रखना। अब ऋषि वहाँ से खुद ही चले जाते हैं। ऋषि गुस्से से जा रहे देख उर्मिला की बेटी मायावती ऋषि के पास जाकर उनसे शांति पूर्वक बात करती है, तो ऋषि उसे आशीष देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में मायावती की शादी एक अमर सिंह नाम के महाराज से हो जाती है और दूसरी ओर महारानी के बुरे बर्ताव के कारण महाराज सुदर्शन के राज्य का राज शुरू हो जाता है। राधानगर पर अब महाराज सुदर्शन के दुश्मनों ने हमला बोल दिया था, जिसमें महाराज सुदर्शन की हार हो चुकी थी।
अब वो यहाँ वहाँ दर बदर घूमने लगे थे। गांव से दूर एक झोपड़ी बनाकर उसी में अपने एक वफादार के साथ दिन बिता रहे थे कि एक दिन महाराज मन ही मन, अगर मैं मेरी बेटी माया के पास जाऊं तो वो जरूर मेरी मदद करेगी। वो अकेले ही चलते चलते अपनी बेटी मायावती के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये देख एक सैनिक भागते हुए महाराज अमर सिंह के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे से उनसे, महाराज, महारानी जी के पिताजी का इस राज्य में प्रवेश हो चुका है और वो मुझे बहुत थके हारे लग रहे हैं। तुम तुरंत ही महाराज सुदर्शन जी के लिए रथ लेकर जाओ और उन्हें पूरे निष्ठा के साथ यहाँ ले आओ। अब महाराज सुदर्शन अपनी बेटी से मिलने आए थे। कुछ दिन बड़े अच्छे से काटने के बाद महाराज सुदर्शन अपने घर वापस लौटने के बारे में कहते हैं। तो महारानी मायावती महाराज सुदर्शन की कुछ मदद हो सके इस हेतु सोने से भरे 2 घड़े देती है। सोने से भरे घड़े लेकर महाराज सुदर्शन खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में वो घड़े रख देते हैं। जैसे ही महारानी उर्मिला वो घड़ा खोलती है तो उसमें भरा सोना पूरी तरह से कोयले में बदल चुका था। ये देख महाराज और महारानी की पत्नी उर्मिला हैरान हो जाते हैं। अब महारानी उर्मिला जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, वो महाराज से, महाराज, मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती के कारण ही हो रहा है। महल में आपसे मिलने आए एक इंसान को भिखारी समझकर मैंने उसे बहुत भला बुरा कहा था। मुझे लगता है हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपको तो उनका आश्रम पता है ना? हम उन्हें वहीं जाकर मिलेंगे और उनसे माफी मांगेंगे तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब महाराज और महारानी दोनों मिलकर ऋषि आगास के आश्रम में चले जाते हैं। वहां जाकर वो उनसे माफी मांगते हैं और महारानी ऋषि आगास से, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी गलती के कारण हमारा पूरा राज्य क्रूर राजा के हाथ में चला गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके आगे कभी भी मैं अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। अब धीरे धीरे सब कुछ महाराज के पास लौट आता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब राज्य में सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारी प्रतिष्ठा कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, हमारे पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का गर्व हमें समुद्र की खाई में ढकेल देता है। श्रीरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। बचपन से ही वो डॉक्टर बनने की चाह लेकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया था। वहाँ जाकर उसने बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एक डॉक्टर बन चुका था। उसने अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वो अपने माता पिताजी से मिलने आता है। वहाँ आकर अपने माँ पिताजी से, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इंटर्नशिप पूरी होते ही मैं गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोलूं और यहाँ के लोगों की सेवा करूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। जरूर तुम इस गांव के वो पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनकर गांव वापस लौटना चाहते हो। अब सुरेश अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही अपने गांव लौट आता है और वहीं पर एक छोटे से कमरे में अपना अस्पताल शुरू करता है। शहर से गांव काफी दूर था, तो अब गांव के लोग सुरेश के पास ही आने लगे थे। कोई भी दर्द हो या कोई ज्यादा बीमार हो तो कभी कभी सुरेश लोगों के घर जाकर भी उनका इलाज करवाता था। एक दिन पास के गांव का एक आदमी सुरेश के पास आकर, अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो मुझे क्या हुआ है। चलने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। मैंने सुना है कि आप बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, जिसके कारण फिर से अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए काका, जरा आपका चेकअप तो कर लूं। अब ऐसे ही सुरेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। आसपास के गांव के लोग भी उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। अब उसने शादी भी कर ली थी। उसने गांव में ही बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाया था। उसकी ये तरक्की देख सुरेश के माता पिता बेहद खुश थे। एक दिन उसके पिताजी उससे, बेटा, तुम्हारी ये तरक्की देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अब हम दोनों की इच्छा है कि हम दोनों एक बार 4 धाम हो आए बेटा। जरूर पिताजी, मैं आप दोनों के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाता हूँ। 3-4 दिन बाद ही सुरेश के माता पिताजी 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे सुरेश का अपने अस्पताल में काम करने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन वो डॉक्टर होने के कारण उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाते थे।
अब वो बीमार लोगों को भी नजरअंदाज करने लगा था। देर देर तक वो अस्पताल में भी नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव के पास ही एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। तो गांव का एक आदमी डॉक्टर सुरेश को फोन लगाता है। हेलो, क्या मैं डॉक्टर सुरेश से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? डॉक्टर साहब, यहाँ गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें एक औरत और एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। आप जल्द ही उन्हें अस्पताल लेकर आ जाइए। मैं जल्द ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फोन रख देता है। अब वो अपना फोन बंद कर देता है। उसे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो हर रोज की तरह ही अपने टाइम पर अस्पताल जाता है। दूसरी ओर वो आदमी बार बार डॉक्टर को कॉल कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था और इसी कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। अब सुरेश अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे देखकर वो आदमी, सर नमस्ते। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। प्लीज डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो इन दोनों को। मैं रास्ते से जा रहा था कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट देखा और उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर। वो आदमी बोल ही रहा था कि डॉक्टर सुरेश, देखिए, ये एक पुलिस केस है। जब पुलिस आएगी तभी सब हो पाएगा। उसी वक्त एक कंपाउंडर भागते हुए सुरेश के पास आता है और सुरेश से, डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए। आपके माँ और पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका मोबाइल बंद था। हमने गोपाल को आपको बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आप तब तक घर से निकल चुके थे। हमने आपके माँ और पिताजी की मरहम पट्टी की शुरुआत कर दी है। आप जल्दी चलिए सर। सुरेश कंपाउंडर की ये बात सुनते ही घबरा जाता है। वो जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। अपने माता पिताजी को सामने देख बहुत घबरा जाता है। साथ ही उसे पछतावा भी आता है और अब से वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। अपने माँ पिताजी को इस हालत में देख उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। अब से उसे चाहे रात के समय भी कॉल आए तो वो तुरंत ही भागकर अस्पताल पहुंच जाता था। मुंबई शहर में मंजुला अपने पति मनीष और दोनों बेटे सोहम और रोहन के साथ रहती थी। एक बार अचानक मंजुला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर को चोट लग जाती है और चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने तुरंत ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। मनीष के माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, तो ओम और सीमा के अलावा मनीष का कोई नहीं था। इस कारण मंजुला के पति मनीष ने उसकी देखभाल करने के लिए गांव से अपने बड़ी भाभी सीमा को बुलाने का निर्णय लिया। हेलो। मनीष का भाई ओम वो फोन उठाता है। हेलो भैया, मैं मनीष बोल रहा हूँ। मंजुला का एक्सीडेंट हुआ है और मंजुला के पैर को बहुत चोट आई है, इसलिए डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा है। और आप तो जानते हो भैया, मेरा काम कितना होता है, तो मैं चाहता हूँ अगर भाभी कुछ दिन मंजुला के पास आए तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मनीष, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? बहुत खराब है भैया। मंजुला के ऑपरेशन की खबर सुनते ही मनीष की भाभी सीमा अकेले ही अपनी देवरानी की देखभाल करने के लिए शहर में आ जाती है। 2-3 दिन बाद ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन हो गया। सीमा ने मंजुला का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, साथ ही दिल से बच्चों की देखभाल की। सीमा मंजुला के पास जितने दिन रही उतने दिन घर भी बड़ा साफ सुथरा रखा, ताकि मंजुला या मनीष को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के खाने से लेकर नहाने सुलाने तक सारे काम सीमा करती, जिससे मंजुला को आराम भी खूब मिला। मंजुला अपने माँ के फोन पर बातें करती तो अपनी माँ को सीमा के बारे में सारी बातें बताती। मंजुला, तेरी गवार जेठानी को और काम ही क्या है? अरे वो तो बस अपने देवर के सामने अच्छे बनने का दिखावा कर रही है, इसीलिए तो तुम्हारी बड़ी सेवा कर रही है। माँ, तुम तो जानती हो मैं तो अपने जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूर में उनको यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन माँ, सच में अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, आपको पता है आजकल मनीष घर आते ही भाभी की इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो ही मत। देखा, कह रही थी ना मैं। अब तो समझ जा बेटी, तेरी जेठानी की नजर सिर्फ और सिर्फ मनीष के पैसों पर है, पैसों पर। अपनी माँ की बातें सुन मंजुला के मन में भाभी के खिलाफ जलन होने लगी थी। वो अब मनीष की कान भरने लगी। मनीष बार बार मंजुला को समझाता, मंजुला, तुम जैसा सोचती हो वैसा भाभी कुछ भी नहीं करती। वो तो अपने सारे काम मन लगा कर करती है। और हाँ, भैया भाभी को कोई लालच नहीं है। वो ये सब मेरे पैसे के लिए नहीं कर रहे।
आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। माँ पिताजी के जाने के बाद भाभी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। घर के हालत इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी भाभी के जिद के कारण मुझे भैया भाभी ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। मनीष की पढ़ाई के लिए सीमा को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। जब सीमा छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, तो उनके मामा जी ने ही उनकी परवरिश की थी, उन्हें पाला पोसा, उनकी शादी करवाई। शादी में जो गहने उन्हें मिले थे उन्हें बेचकर उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मंजुला के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई प्यार या आदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 2 महीने बीत चुके थे। मंजुला अब उठकर सब कुछ करने लगी थी, तो उसका सीमा के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन सीमा मनीष को कुछ नहीं बताती। अब सीमा अपने गांव वापस जाने की तैयारी करती है। मनीष, मुझे यहाँ आए बहुत दिन बीत चुके हैं। अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ पर बच्चे भी मेरी राह देख रहे हैं, तो मेरा टिकट करवा देना। भाभी, आप कुछ दिन और रुकती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं मनीष, अब नहीं। हम सब फिर वापस मिलने आएंगे। सीमा अपने गांव वापस लौट जाती है। मंजुला को हमेशा से ही मनीष इंजीनियर होने और खुद भी पैसे वाले घर से होने का बड़ा घमंड था। अब मंजुला ने ठीक 8 महीने बाद अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बना लिया था। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों को मंजुला ने निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जेठानी को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन फिर भी जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले ही जेठानी सहपरिवार मंजुला के घर आ पहुंची। इन लोगों को जन्मदिन पर किसने बुलाया? मैंने तो इनको निमंत्रण ही नहीं दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गए? मंजुला को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बुलाया है, मैंने टिकट निकालकर उन्हें यहाँ बुलाया है। बहुत आग्रह करने के बाद भैया भाभी आने के लिए तैयार हुए हैं। अगले दिन शाम के समय सारे मेहमान आने लगे और मंजुला के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। सीमा ने अपने लाए हुए उपहार मंजुला के कमरे में रख दिए और बाहर चली गई। बाहर जाकर मेहमानों की खातिरदारी करने लगी। मनीष अपने सारे दोस्तों को अपने भैया भाभी से मिलवाता है। मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी के बदौलत हूँ, ये भी बताने में नहीं चूकता। तभी मंजुला अपना मेकअप ठीक करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे उसकी माँ और भाभी भी जाती है। देखो तो तेरी गवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। होगी एक हाथ ड्रेस, वो भी 100 रुपए की। मंजुला ने उपहार खोल के देखा तो उसमें एक सोने की चेन, बारीक जरीदार कुर्ता, दूसरे बेटे के लिए शर्ट, साड़ी और मनीष के लिए कपड़े थे। इतना सुंदर कुर्ता और चेन देखकर मंजुला और उसके मायके वाले तो हैरान रह गए। अरे मंजुला, कितना सुंदर काम किया है इन कपड़ों पर। मेरी बुटीक वाली तो 10,000 रुपए लेकर भी ऐसा काम नहीं कर देती। अरे वाह, तेरी गवार जेठानी तो बड़े काम की है। मेरी मान, तू कुछ छोटी छोटी चीजें उससे डिजाइन करा ले। तेरे कहे पे तो घर के वो 2-4 काम भी कर जाएगी। ऐसे ही इमोशनल कर लिया कर उसे। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है इनको कैसे हैंडल करना है। ऐसे गवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, इनकी तारीफ। एक बार इनकी तारीफ कर दो और उनसे कोई भी काम करवा लो। सीमा मंजुला को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ रही थी। तभी उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। तभी सीमा मन ही मन मैं कितने प्यार से और अपनेपन से कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का काम संभालकर जो बन पाया वो मैंने किया। मंजुला को वो पसंद भी आया। लेकिन मंजुला हमारे बारे में ऐसे भी कभी सोच सकती है, इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी पीछे से मनीष अपने भाभी को अंदर लेकर आता है। वाह रे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, जो मेरे डबल एमकॉम भाभी के प्यार को गवार कह रहे हैं। मंजुला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ थे जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तब तुम्हारी अपनी माँ भी तुमसे मिलने नहीं आई। ये भूल गई कि भाभी ने तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा और हमारे बच्चे तुमसे ज्यादा अपनी बड़ी माँ के पास रहने लगे थे। दामाद जी, आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। आप तो जानते हो हमारा कितना बड़ा कारोबार है। हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही काम में व्यस्त थे, बस इसीलिए नहीं आ पाए। मंजुला, तू चुप क्यों है? समझाना दामाद जी को। मनीष मंजुला की ओर गुस्से से देखता है तो मंजुला की नजरें नीचे झुक जाती है। मैं सब समझता हूँ मंजुला,
बाहर मेहमान आए हैं, तुम्हारा मेकअप अगर ठीक हो चुका है तो नीचे आ जाना। मनीष अपने भाभी को लेकर वहां से चला जाता है। इस वक्त मंजुला खुद को बहुत गलत महसूस कर रही थी। वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही मंजुला नीचे पहुंचती है तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी मंजुला ने होस्ट को कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। मंजुला की माँ उसे हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी मंजुला, माँ मेरा हाथ छोड़ दो और अब बस भी करो माँ, मेरी जेठानी गवार नहीं है और आपसे अनुरोध है कि अब आप कभी हमारे घर में दखलंदाजी मत कीजिए। आप अपने काम से काम रखा करो। ऐसा कहकर मंजुला सीमा, ओम और मनीष को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाती है। सीमा और ओम को अपने बेटे के साथ केक कट करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी सीमा, मंजुला तू मेरी छोटी बहन है और मनीष मेरे बेटे जैसा, तो आज तक जो गलतफहमियां हम सब में थी वो खत्म हो चुकी है। तो चलो अब सब मिलकर केक काटते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही मंजुला अपने जेठ जी और जेठानी जी से माफी मांगती है और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी और की बातें सुनने से तो अच्छा है कि हम खुद की मन की बात सुने, अपने मन की आवाज सुने और अपने आंखों और कानों पर विश्वास करें। किसी और की बातें सुनकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करें?